हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से 10th चैप्टर के 6th पार्ट के बारे में। इसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के 6th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में अभी भी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। क्या रीजन है कि इंडिया में अभी भी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कस करते हुए फर्स्ट कॉज हमारे पास आता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इंडियन इकोनॉमी में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन इसलिए प्रिवेल कर रही है क्योंकि इंडिया में अभी भी डेवलपिंग सिचुएशन है। इंडिया पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री था, अब वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंडिया अभी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहता है, और एक ऐसी कंट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकती, वो अंडर डेवलप्ड होगी या फिर डेवलपिंग कंट्री होगी। ये एक मेजर रीजन है जिसके कारण इंडिया में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल करती है। यानी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी स्लो है। अगर ये अपनी ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर डेवलप्ड। इंडियन इकोनॉमी जो है वो पहले अंडर डेवलप्ड थी, एंड स्टिल इट इज डेवलपिंग कंट्री विद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। पहले वो अंडर डेवलप्ड थी, लेकिन अभी भी ये डेवलप कर नहीं पाई है, अभी भी ये डेवलपिंग कंट्री है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? एग्रीकल्चर। अभी भी ये मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नियर अबाउट 48.3% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। इट मीन्स इट्स ग्रोथ रेट इज एक्सट्रीमली लो। अभी भी इसकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है। हेंस इट नॉट एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट। अब एक ऐसी इकोनॉमी जो डेवलपिंग है, जहां पर ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब अभी भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है डेवलप्ड कंट्री कन्वर्ट होने में। इसीलिए यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। सेकेंड इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का सेकेंड मेजर रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। अब जितनी पॉपुलेशन होगी सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं दी जा सकती, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके नहीं दी जा सकती। इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली राइजिंग पॉपुलेशन इज अनदर मेजर कॉज। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एक मेजर रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज सो फास्ट दैट आवर कंट्री इज नॉट एबल टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ देम। इंडिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है कि सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इम्पॉसिबल हो चुका है। हेंस द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। अब क्योंकि पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इसीलिए यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे नेक्स्ट मेजर कोज हमारे पास है एग्रीकल्चर, अ सीजनल ऑक्यूपेशन। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर एक सीजनल प्रोडक्शन है, एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। यानी 12 मंथ्स के लिए कंप्लीट ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके नहीं देती। ऑन एन एवरेज 5 to 7 मंथ्स एक फार्मर को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, कुछ मंथ के लिए एम्प्लॉयमेंट होती है, बाकी मंथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज और रेट इंक्रीज हो रही है। यहां पर हमें कह रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस आर डिपेंडेंट ऑन दिस सीजनल फैक्टर। जो हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वो डिपेंड करती हैं सीजन्स के ऊपर। सीजन के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस की जाती हैं, विच लीड्स टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज नो सीजन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन।
क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल प्रोडक्शन है, इसीलिए इसके द्वारा उत्पन्न हुई अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जब क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं की जा सकती ड्यू टू वेदर कंडीशंस. सो ऑन एन एवरेज 5 to 7 months आर द आइडल मंथ फॉर द फार्मर ड्यू टू सीजनल फैक्टर. सो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि एक फार्मर 5 to 7 months बिल्कुल फ्री होता है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स. Nearly 15% of total working population is engaged in disguised unemployment. एग्रीकल्चर में यानी रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, यानी जहाँ पर सिर्फ 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, उसमें से 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, बस वो दिखावा कर रहे हैं एम्प्लॉयड होने का, यानी वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब होता है वाटर फैसिलिटीज. सो एग्रीकल्चर जो कि डिपेंड करती है इरिगेशंस के अकॉर्डिंग, ये भी एक मेजर रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, और अगर ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी तो मार्केट में रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, और अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं होगा तो इंडस्ट्री सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. अनदर रीज़न, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अनदर फैक्टर इफेक्ट क्या होगा? अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस सिर्फ एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे बार बार, जिसके वजह से उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो उनको डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करने पे मिलता है. यानी ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ता है. सो यहां पर हमें कह रहे हैं सो मच प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स लुक्स इनसफिशिएंट. मतलब इतनी सारी प्लानिंग की गई लेकिन वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह चुकी है, क्योंकि अभी भी इरिगेशन फैसिलिटी सब जगह नहीं पहुंच पाई है. एज स्टिल more than 50% agriculture lands are not having permanent source of irrigation. क्योंकि अभी भी 50% से ज़्यादा ऐसी लैंड है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं अवेलेबल. सो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी फोर्सेस फार्मर्स टू प्रोड्यूस सिंगल क्रॉप्स. अब क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है इसलिए फार्मर को मैक्सिमम वही क्रॉप प्रोड्यूस करनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि वीट. So hence single cropping system will reduces the employment opportunities. So अगर एक ही क्रॉप को बार बार प्रोड्यूस करते जाएंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी. और सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ेगा? मार्केट में भी रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाएंगी. सो ऐसे नेक्स्ट रीजन हमारे पास है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. इंडिया में अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम फॉलो किया जाता है. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मतलब ऐसा है कि एक ही रूफ के अंडर सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर रहते हैं. हालांकि सोशल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में ये एक बाधा है. क्योंकि अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आज़ादी नहीं होती, स्पेशली वुमेन्स को. और इसके साथ साथ सभी फैमिली मेंबर्स एक हेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिससे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जो कि मेजरली रूरल एरियाज में देखी जाती है. एक रूरल एरिया एक ऐसी फैमिली जिनके पास एक पर्टिकुलर लैंड है, उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो उसी लैंड पे वर्क कर रहे होंगे, चाहे ज़रूरत 5 मेंबर्स की हो, लेकिन वहाँ पर सभी मेंबर्स वर्क कर रहे होंगे, जिसके कारण डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. तो इसका मतलब अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मीन्स रिमेनिंग अंडर अ सिंगल रूफ विद ऑल फैमिली मेंबर्स. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स एक ही छत के नीचे मिलजुल कर रहते हैं. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इनकरेजेस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन करता है, यानी इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक ही हेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते,
वो एक ही लैंड पर वर्क कर रहे होते हैं, अपनी सेल्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करते। और स्पेशली वुमेन्स जिनमें कैपेबिलिटी है, वो काम करना चाहती हैं लेकिन उनको काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती हैं, यानी ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो टेक्नोलॉजीज को नहीं बल्कि लेबर को यूज़ करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है और वर्क करती है। लेकिन अब क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही हैं क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, इसलिए अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का प्लेस किसने ले लिया हुआ है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने, जो कि लेबर यूज़ नहीं करती, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक मेजर सोर्स हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी ये लेबर को यूज़ करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट emergence of large industries in competition from foreign brands leads to decline of cottage and small industries। लेकिन लगातार जो कंपटीशन मिल रहा था कॉटेज को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो नहीं झेल पा रही थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाती थी, और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते थे उनसे मिलने वाला कंपटीशन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं झेल पा रही थी। इसीलिए ये डिक्लाइन हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और जो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती थी अब वो भी क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। हेंस इट लीड्स टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो इस फैक्टर में कह रहे हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग बहुत कम थी। मतलब कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता ही नहीं था, क्योंकि उसको डर लगा रहता था कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, वेस्ट ना हो जाएं। तो इसका मतलब मार्केट में कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पाते थे। सो अगर कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन अगर कैपिटल इन्वेस्ट होती भी थी तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होती थी, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती थी। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव नहीं होती, वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती हैं, वो टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स होती हैं। इसका मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सेविंग कम थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही थी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी के पास पैसा था ही नहीं, और जो पैसा था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाता था। बड़ी बड़ी कंपनीज लार्ज स्केल में पैसा इन्वेस्ट करती थी। The capital which is available is utilized toward the investment over large scale industries। जो पैसा मार्केट में अवेलेबल था उसको यूज़ किया जाता था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। इट मीन्स मेजर पोर्शन जो है वो कैपिटल का कहाँ पर जा रहा था? टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करने के लिए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाएंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ऐसे ही 8th रीज़न हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी अगर किसी वर्कर को जॉब मिलती भी थी तो वो अपना लोकल एरिया छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता था, यानी वो अपने लोकल प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में मूव नहीं करना चाहता था। वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था और अपने प्लेस को नहीं छोड़ना चाहता था। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ लेबर इन सर्च ऑफ जॉब। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना जॉब ढूंढने के लिए, ये मूवमेंट जो है वो बहुत कम होती थी, क्योंकि लेबर डज नॉट मूव टू द एरिया वेयर जॉब इज अवेलेबल। जहाँ पर जॉब मिलती थी वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे ड्यू टू फैमिली रीजन एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स लाइक डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम। अब क्योंकि हर एक एरिया के अपने लैंग्वेज होती हैं, रीजन्स होते हैं, रिलीजन होते हैं और कस्टम्स होते हैं, यानी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो इन्हीं डर की वजह से, इन्हीं चेंजेस की वजह से एक लेबर जो है वो अपना बर्थ प्लेस छोड़कर किसी दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहता था जॉब को ढूंढने के लिए, और अगर जॉब मिलती भी थी तो भी वो नहीं जाना चाहता था। सो कोजेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अब हमें यह डिस्कस करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या इकोनॉमी में प्रभाव पड़ रहा था, क्या रिजल्ट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी के ऊपर और सोशल के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इकोनॉमिकली एक कंट्री को क्या महसूस हुआ, क्या रिजल्ट सामने आया। फर्स्ट इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मैन पावर अच्छे से यूज नहीं की जा रही है, जितनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अगर हम इस मैन पावर को यूज करें तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि जॉब ही नहीं है सो हम उनको यूज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट रिजल्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इनटू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब वहां की मैन पावर प्रॉपरली यूज नहीं की गई है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मैन पावर। जितनी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है हमने उसको प्रॉपरली यूज किया ही नहीं है, एज वी आर नॉट एबल टू यूज द रिसोर्सेज टू फुल कैपेसिटी। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी पूरी मैन पावर यूज की ही नहीं। सो ऐसे नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस हमारे पास है लॉस ऑफ आउटपुट, यानी ह्यूमन पावर को अगर हम यूज कर सकते तो हो सकता है हमारी आउटपुट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती और हम भी डेवलप्ड कंट्री में काउंट हो जाते, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, हम अपनी मैन पावर को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का सेकेंड रिजल्ट क्या है लॉस ऑफ आउटपुट, यानी जितनी क्वांटिटी में हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उतनी यूज नहीं कर पा रहे, उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज अ लॉस ऑफ जनरेटिंग मोर आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जितने रिसोर्सेज हैं अगर हम उन सबको यूज कर लें तो हो सकता है हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, लेकिन अब वो यूज नहीं कर पा रहे इसलिए हमारी जो है वो लॉस हो रही है। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड पीपल आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। सो इसका मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे हैं, वो करना चाहते हैं वर्क लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उस कंट्री में पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी, और अगर पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को बर्डन बियर करना होगा, बेसिक नेसेसिटी गुड्स प्रोवाइड करनी होगी उन पुअर सेक्शंस को जो अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी कंट्री जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा बल्कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, जैसे कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए, ओल्ड एज पेंशन देने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ओनली इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द सोशल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, यानी अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे गवर्नमेंट का बजट हिल जाएगा। बजट किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखेगा एक्सपेंडिचर्स की तरफ, यानी डेफिसिट में जाएगा, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट को पॉवर्टी दूर करने के लिए बर्डन बियर करना होगा बाय इंक्रीजिंग द सोशल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उनके ऊपर ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे जो कि उनको हेल्प कर पाएं, उनकी पॉवर्टी को दूर कर पाएं, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएं। इसका मतलब दीज एक्सपेंसेस डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये जो एक्सपेंसेस हैं जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स या पॉवर्ड पर्सन्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, ये किसी भी तरह से इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प नहीं कर रहे। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर हेक्टेयर पर लैंड प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, लेकिन अदर कंट्रीज़ के साथ अगर हमारी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो इंडिया काफ़ी पीछे है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। सो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है
वो एक्सेप्शनली लो है, बहुत ज़्यादा कम है। लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू लो ग्रोथ रेट। और अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट में रॉ मटेरियल कम जाएगा, इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, ग्रोथ रेट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं की जा सकती। सो ये हमारे पास थे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी सोशल रिजल्ट्स। सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट इज लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पर्सन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो चुकी है क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल खुद नहीं कर पाते। सो इसलिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्सन की क्वालिटी लाइफ को डिक्रीज कर रहा है एज पीपल्स आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। सो जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, इनइक्वालिटी आती जा रही है। क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो हैं जो अपनी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको वर्क नहीं मिल रहा है, वो अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी पुअर पर्सन और पुअर हो रहे हैं। जबकि रिच पर्सन जिनके पास सभी तरह के मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं और वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अनएम्प्लॉयमेंट रिच और पुअर्स के बीच में जो है वो एक गैप लेकर आ रही है। इट विल लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऐसे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब यहां पर है एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो रेस्टलेस है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। और एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो किसी दूसरी तरफ ही सोचने लगता है और वहां उस तरफ चला जाता है जहां से उसको इनकम का सोर्स मिल रहा है। वो ऐसे सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को इनकम तो अर्न करनी ही है, चाहे वो उसको एंटी नेशनल वर्क ही क्यों ना करना पड़े। उसकी जो सोच है वो उस वक्त काम नहीं करती। इसीलिए नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, सोशल अनरेस्ट। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर फैक्टर्स में लीड टू टेररिज्म, इन्वॉल्वमेंट इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि किसी कंट्री के लिए सही नहीं है, उसके अगेंस्ट हैं। लास्ट इज क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का यहां पर मतलब क्या है, स्ट्रगल फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज। वो क्लास, वो सेक्शन जो स्ट्रगल कर रहा है, किस पर्पस के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड द इकोनॉमी इनटू हैव एंड हैव नॉट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पूरी इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांट देती है, वो सेक्टर जिनके पास सब कुछ है और वो सेक्टर जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास सब कुछ है उनको तो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो पर्सन्स जिनके पास कुछ नहीं है, जो पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्लास स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब उनके सेक्शन को स्ट्रगल करना पड़ता है इकोनॉमी में एग्जिस्ट करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।